साम्राज्य में उन लोगों ने अर्थव्यवस्था यानी अपने आय को बढ़ाने के लिए उन्होंने कौन कौन सी प्रणाली लागू की थी। पूरे देश में एक ऐसी प्रणाली नहीं थी, जो भी उनकी व्यवस्था थी वो अलग अलग व्यवस्था थी। तो अलग अलग व्यवस्था उन्होंने 3 प्रकार की प्रणाली थी उनकी, 3 प्रकार से। पहले उन्होंने बंगाल पे शासन किया, कब्जा किया, फिर धीरे धीरे भारत के कई हिस्सों पे अंग्रेजों ने विजय कर लिया था। तो उनकी जो व्यवस्था थी वो 3 प्रकार की। पहला था स्थायी बंदोबस्त, या जिसको हम लोग कहते थे जमींदारी व्यवस्था। ठीक है। दूसरा था रैयतवाड़ी, तीसरा था महालवाड़ी व्यवस्था। ये 3 व्यवस्था अंग्रेजों ने शुरुआत की थी। स्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी व्यवस्था, और रैयतवाड़ी व्यवस्था, और महालवाड़ी व्यवस्था। तो पहली व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त या जिसको जमींदारी, यानी उन्होंने जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया, और जमींदार जो किसानों से कर वसूलता था, अंग्रेज लोग उस जमींदार से ही कर ले लेते थे, लेकिन कर बहुत अधिक लेते थे अंग्रेज लोग। लगभग 89% कर अंग्रेज लोग लेते थे। यानी अगर 100 रुपये की इनकम होती है जमींदार को, तो उसको 89 रुपया अंग्रेजों को दे देना होता था, और लगभग 11 रुपया अपने पास रखना पड़ता था। तो जमींदार भी किसान से खेती कराता रहा होगा, तो जमींदार यानी किसानों पर कितना अत्याचार उस समय होता रहा होगा। यानी 100 किलो अनाज आप सोचिए, 89 किलो अनाज अंग्रेज ले ले, और 11 किलो अनाज जमींदार के पास रहे, तो किसान को क्या मिलेगा। तो ये जो व्यवस्था थी, पहले जो व्यवस्था थी जमींदारी व्यवस्था, ये व्यवस्था शुरुआत में 3 प्रांतों में शुरू हुई थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। क्या चीज देते थे? किसानों से खेती तो कराते ही थे, लेकिन किसान बहुत नगण्य देते थे, बहुत कम पैसा जब वो देते होंगे। अपने 11% में, 11 रुपये में कुछ पैसा दे देते होंगे किसानों को। जमींदारों को तो 11% मतलब 11% लगभग मिला। तो उस 11% में वो क्या देता होगा? थोड़ा बहुत दे देता होगा। तो ये एक तो मतलब एक सोचने वाली बात है कि किसान को ज्यादा लाभ उस समय नहीं हुआ होगा इस व्यवस्था में, जमींदारी व्यवस्था में। ये व्यवस्था भारत के बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक तथा संयुक्त प्रांत, उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था, और उसके पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत भी पहले कहा जाता था। ठीक है। तो आगरा करके भी, तो ये कई प्रांत के नाम बाद उत्तर प्रदेश इसका नाम पड़ा था। तो शुरुआत हुई थी स्थायी बंदोबस्त से, और ये शुरुआत हुई वारेन हेस्टिंग जब गवर्नर जनरल था, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल बन के आता है। उसके समय पे ही भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू हुई। पहले ये व्यवस्था 10 वर्ष की थी, यानी जमींदारों को 10 वर्ष के लिए मालिकाना हक दिया गया था। लेकिन 1790 ईस्वी में ये जो व्यवस्था आपको जमींदारी प्रणाली कह रहे हैं, इसकी शुरुआत होती है 1790 ईस्वी में। 10 वर्ष के लिए पहले ये नियम बनाया गया कि जमींदार को 10 वर्ष के लिए मालिक बना दिया जाएगा। लेकिन 1793 ईस्वी में क्या किया गया? जमींदारों को आजीवन मालिक बना दिया गया। 1793 22 मार्च 1793। ठीक है। तो ये 1793 ईस्वी में उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। उस समय में ये स्थायी कर दिया गया। 10 वर्ष की व्यवस्था थी स्थायी। तो आप लोग लिख लीजिए ब्रिटिश का आज का जो टॉपिक है, ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था।
ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो पहला है स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा। स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा। लिख लीजिए, भारत के कुल क्षेत्र का, भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 19% जमींदारी प्रणाली के अंतर्गत आया था, प्रणाली के अंतर्गत था 19%। यानी अगर 100% जमीन थी, ठीक है, क्या कह देते हैं मैप में, तो लगभग 19% क्या था, जमींदारी, 19% जमींदारी व्यवस्था थी। लिख लीजिए, ब्रिटिश काल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक तथा बनारस के क्षेत्र में जमींदारी प्रणाली लागू किया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में 1790 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई, जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई 1790। अभी बता रहा हूँ, जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसमें और जोड़ दीजिए, जिसमें जमींदार को 10 वर्ष के लिए मालिकाना हक प्रदान किया गया। जमींदार को 10 वर्ष के लिए मालिकाना हक प्रदान किया गया। लिख लिया आपने? कहने का मतलब है, शुरू में ये कहा गया कि जमींदार केवल 10 वर्ष के लिए ही ये व्यवस्था रहेगी, जमींदारी व्यवस्था, और 10 वर्ष तक ही जमींदार इसका मालिक रहेगा। बाद में बदलाव हो सकता है। लेकिन 1793 ईस्वी में इस पर फिर मीटिंग हुई और विचार विमर्श के बाद इस नतीजे पे पहुंचा गया कि नहीं, जब इसको स्थायी कर दिया जाए, यानी ये जो व्यवस्था है जमींदारी, इसको स्थायी कर दिया जाए, इसीलिए इसको स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। देख लीजिए, 1793 ईस्वी में जमींदारी प्रणाली को स्थायी
रूप से जमींदार को जमीन का मालिक मान लिया गया। देखिए अब 1700 इसीलिए इसको स्थायी अब स्थायी कर दिया, जमींदारों को ये स्थायी किया गया। अब इसमें देखिए जमींदार और ब्रिटिश सरकार जो बंगाल का था उनके बीच में ये समझौता हुआ कि हम लोग बंटवारा कैसे करेंगे, यानी जो उत्पादन होगा अनाज का उसका तो एक हिस्सा बनाया गया। देखिए ब्रिटिश सरकार ने जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत 10/11वां हिस्सा स्वयं एवं 1/11वां हिस्सा जमींदारों को नियत किया। अब इसको हम ऐसे समझा देते हैं थोड़ा सा सरल भाषा में कि 10/11, मान लीजिए एक जमीन से 110 किलो अनाज पैदा होता है, ठीक है, तो गुणे 10/11 कितना मिलेगा ब्रिटिश सरकार को? क्या किलो? 100 किलो। समझ में आप लोगों को? अगर एक खेत में एक जमीन मान लीजिए उसमें पैदा होता है 110 किलो अनाज हुआ, तो जब बंटवारा किया गया तो 110 किलो अनाज में 10/11 ये हिस्सा हो गया 100 किलो। इसका होगा ब्रिटिश सरकार का, तो जमींदारों को कितना मिला? 10। समझ में आया? ये इसका हिस्से का अनुभव क्वेश्चन पूछा जाता है कि जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत कितना हिस्सा उन्होंने सबसे ज्यादा दिया, ठीक है, 10/11वां हिस्सा, ठीक है, ये दिया। इसमें एक चीज और ब्रिटिश सरकार ने बहुत सख्त नियम बनाया था, उसको कहते हैं सूर्योदय का नियम। क्या चीज? सूर्यास्त का नियम सभी दिन डूबने से पहले नियत दिन पर उन्हें देना पड़ता था जी, नहीं तो उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। जमींदारी नीलाम, यही हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए इसमें बहुत इम्पोर्टेंट था सूर्योदय, मतलब अगर आज मान लीजिए 19 तारीख है, अगर ब्रिटिश सरकार ये तय करते हैं कि 19 तारीख को हमको वो जमीन मतलब अनाज चाहिए अपने हिस्से का, तो आज शाम जब भी सूर्य डूबता है उसके पहले ही उस अनाज को हमारे पास रखवा दीजिए, नहीं तो वो जमींदारी जैसा आपने कहा नीलाम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते थे, बहुत सख्त नियम था सूर्योदय का, इसको लिख लीजिए आप, लिख लीजिए जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत सूर्योदय का नियम बनाया गया था, जिसमें जमींदारों की जमीन नीलाम भी की जा सकती थी। सूर्यास्त, हाँ सूर्यास्त, सूर्योदय नहीं सूर्यास्त जी, सूर्यास्त का नियम बनाया गया था जिसमें नीलाम भी की जा सकती थी। इसका परिणाम ये हुआ कि जमींदार, चूंकि जमींदार था वो अधिक से अधिक किसानों से बल्क, ठीक है, ऐसा नहीं था कि जमींदारों को फायदा नहीं होता था। वास्तव में तो ये है कि वो लोग सही आंकड़ा नहीं देते थे ब्रिटिश सरकार को, होता था बहुत ज़्यादा अनाज, लेकिन वो बताते थे कम ही होता है, क्योंकि जमींदार फायदे में रहता था, ब्रिटिश सरकार से ज़्यादा जमींदार फायदा रहता था। कहने का मतलब वो छुपा कर धन ले लेता था, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उस समय इस व्यवस्था में
किसानों को होती थी, बस ये आप लोग समझिए। तो ये क्वेश्चन आता है इसमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जमींदार किसान से कितना लेता है? जमींदार किसान से कितना लेता है? किसान से अधिक लेता था। उस समय बेगार इकट्ठा कराते थे। सबसे ज्यादा इतिहास में उस समय किसान दीन दुखियों की समस्या थी, किसानों की बहुत बड़ी समस्या थी। तो किसानों को ज़्यादा सताया जाता था, ज़्यादातर फायदा जमींदार ही दे सकते थे। बाद में इस जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन बिहार सरकार ने कर दिया। अब कहाँ है जमींदारी? इतना सब कुछ हुआ कि 10% उनको 100% उनको, तो किसानों का कुछ नहीं हुआ उसमें कि किसानों के लिए भी नहीं करा जाए? नहीं, वो तो किसानों को से नहीं ना समझ था, तो जमींदार को देख रहे कि आप तो पैदा करिए कहीं से। बेकार और किसान में तो कुछ समझौता होगा, वो नहीं मिल गया। ये नहीं हुआ। एक और व्यवस्था आपको रैयतवाड़ी है, वो सीधे किसान से की जाती है। इसमें तो जमींदारों को एक तरह से ठेके पे मालिक बना दिया गया और वो लोग किसानों से खेती कराते थे। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट था वो जमींदारों से किया गया खेती, ठीक है, सीधा कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो सिग्नेचर किया वो जमींदार ने किया। जमींदार तो अपने अधिक किसानों से ही खेती कराते रहे। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि किसानों को कितना लाभ तो इस व्यवस्था में उन्होंने बहुत कम दिया होगा, ये तो मालूम नहीं है। ये चूंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो जमींदारों से था। हम तो यहाँ पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि किसानों की स्थिति बहुत दीन होगी इसमें। टेंशन नहीं है कि किसानों को कितना किस परसेंटेज से लाभ मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं। धन निष्कासन के सिद्धांत में इसकी चर्चा बाद में की गई थी कि ये लोग पेट पर लगाते हैं, पेट पर लगने से हमें पेट पर, इस तरह से बात कही गई थी जब ये धन निष्कासन का सिद्धांत जब आया था। हाँ, धन निष्कासन का सिद्धांत जब ये गाया जाता है कि ब्रिटिश सरकार भारत से कैसे धन ले जाती है, यहाँ से सोने चांदी को ले जाती है और अपने माल को यहाँ पर बेचती है, ठीक है। तो इसका ये जब भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव था, तो ये तो टॉपिक ये तो बाद में उठा था। लेकिन ये जो हम आपको बता रहे हैं जो जमींदारी व्यवस्था है, तो इसमें लाभ जिसको हुआ, ये बेसिक रूप से जो समझौता हुआ था जमींदार और ब्रिटिश सरकार के बीच में। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या परसेंट जमीन किसका उनको मिला था, जमींदार को कहा था, ये लागू हुआ था, किसके काल में लागू हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जमीन का मालिक जमीन का मालिक इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, जमींदार। किसान कुछ नहीं होता। किसान तो एक उनका वो था, काम करने का, किसान काम करने का। लेकिन हमने ये बताया कि कितने प्रतिशत पे था, 19%। आगे जो आपको बार बार किसान की बात कर रहे हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत मतलब होता है किसान। अब जो हमें लिखवाने जा रहे हैं वो सीधे किसान से समझौता उन्होंने किया, यानी किसान को मालिक बनाया और वो सबसे ज्यादा क्षेत्र पे लागू हुआ था, 51%, 51%। दूसरी जो उनकी व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था ब्रिटिश सरकार की, उसको हम लोग बोलते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। लिख लीजिए, दूसरा व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी की शुरुआत दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण से शुरुआत हुई थी इसकी। लिख लीजिए, ब्रिटिश सरकार ने में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड ने, थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड ने किया था। थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड ने 1792 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बारामहल जिले में, 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बारामहल जिले में, तमिलनाडु के बारामहल जिले
में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई। देखिए इसकी शुरुआत तमिलनाडु के देखिए 12 महल में हो गई, लेकिन इसके अलावा भी कई क्षेत्र हैं। लेकिन ये 12 महल के अलावा बम्बई, मद्रास, पूर्वी बंगाल, असम, पूर्वी बंगाल, असम, पूर्व के क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत %51 क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के अधीन ली गई या ब्रिटिश सरकार के अधीन लागू किया गया। 51% क्षेत्र रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत अर्थात किसान को ही जमीन का मालिकाना हक दिया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान को ही जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया। अब देखिए तुलना करिए उसमें 19% और इसमें क्या है लगभग ऐसे ऐसे समझिए आप, ये 19% का मान लीजिए और ये 51% है। ये और थोड़ा सा 30% के अंदर ये 51%, ये 90 और बाकी 51% पे आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। इसमें हमने वहाँ पे बताया कि 10/11 हिस्सा लेते थे। इसमें क्या कहते हैं 35 से 55% तक लिख लीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 55% से 33% तक कर लिया जाता था। पचपन से 33% तक। जहां मान लीजिए ज्यादा उत्पादन हुआ है वहां 55% ले लिया जाता था, और जहां कम उत्पादन हुआ है वहां पर 33% लिया जाता था। तो उन्होंने एक व्यवस्था की थी। इसमें देखिए दक्षिण में एक समस्या भी सामने आई थी, महाजन की समस्या। किसान क्या होता था, अपना खेती करने के लिए उसको जो साधन होना होता है अगर उसके पास उपलब्ध नहीं होते थे तो वो महाजन के चक्कर में फंस जाता था। यानी सामूहिक लोग उनसे वो ऋण ले लेता था, उधार ले लेता था, और अपनी जमीन कभी कभी गिरवी भी रखनी पड़ती थी। तो किसानों के को उस समय चूंकि जो टैक्स था, कर था, वो तो निर्धारित हो गया कि आप इतना कर तो देना ही देना है, ठीक है, इतना कर तो देना ही देना है। तो इसलिए किसान लोग क्या करते हैं, ये अगर उत्पादन भी नहीं होता था तो उसको देना मजबूरी में था, ठीक है। एक औसत निकाल दिया जाता था, मान लीजिए इस साल ये 10 किलो अनाज हुआ तो अगले साल 1/3 यानी 3 किलो देना ही देना है। ये नहीं था कि किसान मनमानी करे कि नहीं हम नहीं उत्पादन करेंगे। तो ये एक संकट का समय था। इसमें महाजन और साहूकारों ने इसमें खूब लाभ कमाया और किसानों के लिए बहुत कठिन समस्या आ गई थी। तो ये दूसरी व्यवस्था थी
रैयतवाड़ी। तीसरी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं महलवाड़ी। महलवाड़ी महलवाड़ी व्यवस्था होती है। इसमें सर 30% दिया है। महलवाड़ी महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी? देखिए, एक तो जमींदारी आपको बताया, दूसरा किसान बता दिए, तीसरा महलवाड़ी। महलवाड़ी के अंतर्गत पूरे ग्राम के जो समुदाय थे, लोग थे, वो पूरा एक साथ समूह के रूप में समझौता कर लेते थे कि हम सभी लोग मिलकर इतना खेती करेंगे। जैसे आप सभी लोग हैं, हमसे समझौता कर लीजिए कि हमारे पास इतना जमीन है, हम एक साथ खेती करेंगे और मिलकर इतना टैक्स देंगे, यानी समूह के रूप में। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इसमें सिग्नेचर आप सभी लोगों ने कर दिया, यानी गांव के सभी लोगों ने सिग्नेचर कर दिया। किससे समझौता किया? ब्रिटिश सरकार से। तो इसको कहते हैं 30%। ये कहाँ कहाँ पे लागू हुआ था? ये लागू हुआ था अवध में, पंजाब में, अवध के कुछ प्रांत में, पंजाब में, कुछ महाराष्ट्र के कुछ अन्य हिस्सों में ये लागू हुआ था। इसको हम लोग कहते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। देख लीजिए, ब्रिटिश सरकार की तीसरी व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत 30% क्षेत्र से कर वसूला जाता था। इसमें लिख लीजिए संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब, एवं दक्कन के कुछ क्षेत्र शामिल थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत 1/3 या 33% कर के रूप में वसूला जाता था। ये भी बहुत सफल नहीं हो पाई, क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि जब आपस में समझौता किया तो आपस में ही मतभेद होने के कारण कहीं कहीं ये कर लोग नहीं दे पाए, और बाद में इस व्यवस्था में कुछ लोग हटने लगे। तो ये व्यवस्था बहुत सफल नहीं हो पाई ब्रिटिश सरकार ने। महलवाड़ी व्यवस्था ये लागू तो कराया, और इसी व्यवस्था में पहली बार इन लोगों ने मानचित्र का प्रयोग किया, नक्शे बना करके कहाँ कहाँ खेती है, कहाँ नहीं है, इसका कितना क्षेत्र उपजाऊ है, कितना नहीं है, ये सारी व्यवस्था ये क्या कहते हैं महलवाड़ी व्यवस्था में लागू हुआ। तो ये देखिए 3 प्रकार की व्यवस्था थी। ये 3 प्रकार की व्यवस्था से ब्रिटिश सरकार को कर यह सबसे ज़्यादा जो थी रैयत सफल हुई, सबसे ज़्यादा रैयतवाड़ी व्यवस्था, क्योंकि किसान ही वहाँ पे जमीन का मालिक था। अब देखिए अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश सरकार की जो अर्थव्यवस्था थी, हमने चर्चा भी किया था। देखिए ये 3 तरीके से शुरुआत होती है। जब कंपनी की स्थापना हुई थी, ब्रिटिश सरकार जब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसने स्थापना की, तो उसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि उस यहाँ से जो माल खरीदता था वो माल दूसरे देशों में बेचता था, यानी बने बनाए हाथ से सिरे सिलाए वस्त्र
खरीदता था और इसको क्या करता था, दूसरे देशों में और अपने देश में भी बेचकर लाभ कमाता था। लेकिन जब बक्सर का युद्ध हो गया था तो ब्रिटिश सरकार, और वहाँ पे भी औद्योगिक क्रांति हो गई इंग्लैंड में, मशीनों का अधिक से अधिक लगन है, जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने यानी कंपनी को अधिक से अधिक ये प्रोत्साहन दिया कि आप यहाँ से कच्चा माल लगाइए, मतलब कच्चा माल यहाँ से लीजिए, तो और वहाँ पे उस कच्चे माल को यहाँ पे ले आइए और वहाँ से जो कपड़ा तैयार होगा, जो सामान तैयार होगा, वो भारत में आयात किया जाएगा। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने जहाँ जहाँ प्रशासन इस दौरान किया था वहाँ पर लोगों को रोक लगा दी थी। रेशम बनाने के लिए तो जुर्म था कि जब रेशम का कपड़ा बनाते हैं तो उस पर क्या कहते हैं, आर्थिक प्रतिबंध तक लगा दिया था ब्रिटिश सरकार ने। लोगों ने क्या किया, जो मजबूर थे वो रेशम जो बनाते थे उनको मजबूरी में अपना अंगूठा तक कटवाना पड़ा ब्रिटिश सरकार के भय के कारण। तो एक समस्या सामने आई थी कि धन का बहिर्गमन, यानी कि ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, भारत से धन ले जाती थी और ये जो पैसा ले जाती थी वो भारतीय रुपये में नहीं ले जाती थी, वो यहाँ पे सोने चांदी, यानी जो माल बेचती थी वो सोना चांदी लेके ले आती थी। सोना चांदी से फायदा क्या होता था, वो सोना चांदी कहीं भी विक्रय हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम अपना भारतीय रुपया 100 रुपया ले जाए कहीं विदेश में, तो आप सामान खरीद लेंगे वहाँ पे, ठीक है। अगर हम सोना ले जाए वहाँ पे तो हम कोई भी चीज़ वहाँ खरीद सकते हैं। तो ब्रिटिश सरकार भी बड़ी उससे आती, सोना चांदी का क्योंकि उस समय भी वैल्यू थी, ठीक है, धातु की वैल्यू थी, तो वो लोग यहाँ से धातु ले जाने लगे और धातु सोना चांदी ले जाते तो यहीं से शुरुआत होती है। ज़्यादातर ब्रिटिश सरकार ने जो अपना व्यापार किया वो यही से किया और इसी से हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई, धन बहिर्गमन। समस्या यही चीज आई कि हमारे कच्चे माल को ले जाते थे वो लोग और वो बनाते थे और बनाने के बाद हम ही को बेचते थे। यानी मान लीजिए आपके यहाँ से हम अनाज लेते हैं और अपनी फैक्ट्री में उसको आटे को एक पैकेट में पैक करके आप ही को बेच देते हैं। आपसे हम 10 रुपया किलो अनाज देते हैं और 30 रुपया किलो आटे का एक पैकेट आपको बेच देते हैं उसी हिसाब से। तो ब्रिटिश सरकार की यही नीति थी। इसी नीति के अंतर्गत क्या हुआ, एक समस्या सामने आई, धन बहिर्गमन। इस धन बहिर्गमन को सबसे पहले उल्लेख किया था दादा भाई नौरोजी ने 1867 में। उन्होंने एक अपना लेख लिखा था, इंडिया डेब्ट टू इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, यानी इंग्लैंड भारत का धन लेकर चला जा रहा है। एक उनका एक कथन आया था, तो उसी पे उन्होंने दिया। बाद में कई अर्थशास्त्रियों ने इसके बारे में उल्लेख किया, तो आप लोग लिख लीजिए। दादा भाई नौरोजी ने दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 को इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक शीर्षक के माध्यम से सर्वप्रथम धन बहिर्गमन के सिद्धांत को पेश किया। ईस्वी में
महागोविंद रनाड़े ने ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा भारत से ले लेता है। हम लोगों ने बताया कि 1/3 लगभग यहाँ के कच्चे माल और संसाधन ले जाके और वहाँ बनाकर भारत में बेचने लगते हैं, इससे भारत का ही पैसा चला जाता है। ठीक है, हाँ, और कर भी लगाते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लैंड की ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स थी, नीति थी, जिसके कारण भारत की समस्या आती गई। और आप लोगों को भारत में उन्होंने जो भी इंडस्ट्री उद्योग लगाया वो इंडस्ट्री अपने लाभ के लिए यानी विदेश में निर्यात करने के लिए लगाया। भारत से वो ज़्यादा से ज़्यादा अनाज की खेती नहीं कराते थे, वो कराते थे क्या कहते हैं नकदी फसल की खेती। नकदी फसल क्या होती है? जैसे गन्ना हुआ, कपास हुआ, नील हुआ, चाय हुआ, ऐसा क्या है? अधिक से अधिक वो कहते थे कि यही उपजाओ, और इसकी मांग पूरे विदेश में थी ज़्यादा। यहाँ तक कि वो गन्ना की खेती करने के लिए यहाँ से मजदूर भी ले जाते थे, दक्षिण अफ्रीका ले गए थे मजदूर पकड़कर और वहीं खेती कराते थे जबरन। तब जब गांधी जी वहाँ पे गए थे, तब उनको जब पता चला कि भारतीयों को वहाँ बहुत अधिकार नहीं है, तब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही अपना पहला आंदोलन वहीं पे शुरुआत की थी। तो ब्रिटिश सरकार की चाल थी कि भारत को अधिक से अधिक इसका अनउद्योगीकरण यानी यहाँ के उद्योग को समाप्त कर दिया जाए। भारत का उद्योग क्या था? भारत के बहुत उद्योग था, गाँव में बहुत उद्योग डेवलप था उस समय। हस्तशिल्प कला, जैसे कहते हैं कि हाथ से बनाई हुई चीजें भारत में बहुत फेमस थी उस जमाने में, और उसको अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। यानी जो रेशम के कपड़े बनते थे, यानी जो हाथ से बनाए हुए कपड़े से सिलाई बनते थे, वो भारतीय कला बहुत पहले से डेवलपमेंट थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में हमने आपको बताया था कि भारत जो है कपड़े का बहुत ज्यादा कला में था, उत्पादन था। इन्होंने क्या किया, नष्ट करवा दिया ब्रिटिश सरकार ने। और ऐसे उद्योग को, और जो यहाँ पे उन्होंने उद्योग भी लगाया, रेलवे का भी उन्होंने विकास किया। रेलवे को उन्होंने किराए से लिया, उधार लगाया कंपनी, और यहीं के पैसे से ब्याज दिया। रेलवे का चलने के लिए नहीं रेलगाड़ी चलाई थी। अगर क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश सरकार ने रेल का क्यों विकास किया, इसलिए नहीं कि सफर कराया जाए, इसलिए कि जो माल है उस माल को बंदरगाह में पहुंचाया जाए एक जगह से दूसरे स्थान में, जिससे वो माल ब्रिटिश अपने पास हाथ जो है निर्यात कर सके। इसलिए उन्होंने रेल प्रणाली भारत में बढ़ाई, यानी भारत के अर्थव्यवस्था को चौपट करने की व्यवस्था ब्रिटिश सरकार ने की थी। ठीक है, लिख लीजिए, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आरसी दत्त ने ईस्वी में अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पूरा नाम क्या है? भारत का आर्थिक इतिहास, रमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत के आर्थिक गिरावट का उल्लेख किया है।
लिख लीजिए, अंग्रेजों द्वारा भारत में रेल के विकास का कारण, अंग्रेजों द्वारा भारत में रेल के विकास का कारण कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना था। मेरे कुछ भारतीय भी थे जिन्होंने यहाँ पे उद्योग शुरू किए। भारत में सबसे पहले महाराष्ट्र के नानाजी गावसराय थे, जिन्होंने 1853 में एक सूती वस्त्र कारखाना यहाँ पर उन्होंने भी, मतलब जब उद्योग डेवलप हुआ तो उन्होंने भी पहली इंडस्ट्री भारत में लगा दिया। लेकिन 1853 ईस्वी में बम्बई में कावस जी नाना भाई जी, 1853 ईस्वी में बम्बई में, 1853 ईस्वी में बम्बई में कावस जी नाना भाई, कावस जी नाना भाई ने सर्वप्रथम एक सूती वस्त्र मिल स्थापित किया। मतलब जो इंग्लैंड से बना बनाया आने लगा तो यहाँ भी इंडस्ट्री की शुरुआत हो गई, शुरुआत करने लगे इंग्लैंड के इस समय में। ये तो हो गया सूती वस्त्र का। इसी प्रकार बंगाल में सिसरा नामक स्थान पे एक पहला जूट मिल स्थापित हुआ। लिख लीजिए, बंगाल 1855 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में बंगाल के सिरसा नामक स्थान पर प्रथम जूट मिल की स्थापना हुई। आगे चल के देखिए उद्योग डेवलपमेंट पूरा कुछ उद्योग घटे, लेकिन उसकी जांच करने के लिए एक आयोग भी गठन किया गया 1916 ईस्वी में। देख लीजिए 1916 ईस्वी में सर थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना की गई। भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना की गई। भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना की गई। ये पहले आयोग था जिसने भारतीय उद्योगों की जांच करने के लिए स्थापना किया गया। ये
अर्थव्यवस्था था, ये क्या कहते हैं, इनकम की शुरुआत हो गई थी। मतलब ये अर्थव्यवस्था कैसे थी और कैसे विकास हुआ, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब आपका जो टॉपिक आएगा सीधे 1857 की क्रांति आती है, ठीक है। उसके पहले हम सोच रहे हैं कि गवर्नर जनरल कुछ हुए हैं, या तो उसको हम बाद में बताते हैं। गवर्नर जनरल के बारे में बता दें कि उनके काल में क्या क्या घटना घटा। ये इसलिए बता दे रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है कि भारत में प्रशासन, ठीक है, आज हम आपको उसको सोमवार को ही लिखवाएंगे, लेकिन आज आपको हम समझा देते हैं। ये समझना आपको बहुत जरूरी है कि भारत में प्रशासन की इन्होंने शुरुआत कैसे की। इन्होंने एक पद शुरुआत किया था अंग्रेजों ने, गवर्नर, ठीक है। आज भी वो पद भारत में दिया गया, राज्यपाल को गवर्नर ही बोला जाता है ना, तो गवर्नर। तो शुरुआत इन्होंने एक पद, जब इन्होंने कंपनी बना दिया था, फैक्ट्री बनाया, तो उसको प्रशासन की देख रेख के लिए एक पद बनाया गया था, गवर्नर। तो अंग्रेजों ने, वैसे तो भारत में उन्होंने सूरत और दक्षिण में शुरुआत कर दी थी फैक्ट्री की स्थापना, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सबसे पहले बंगाल में उन्होंने लॉर्ड क्लाइव को गवर्नर बनाया, और लॉर्ड क्लाइव वहाँ पे बंगाल का गवर्नर के रूप में आया, और उसी के देखरेख में प्लासी की जीत हुई। बाद में जब बक्सर कांड हुआ तब वो फिर आया गवर्नर बनके, तो उस दौरान 2 से 3 गवर्नर रहे। बाद में इस गवर्नर के साथ एक और पद जोड़ दिया गया, गवर्नर जनरल। तो बंगाल में ही एक बार ये गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो पहली बार एक एक्ट पारित हुआ था उस समय, जिसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ये सुना हुआ है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। उस एक्ट में ये नियम था कि बंगाल में जो प्रशासन करेंगे तो उसका निर्णय कौन करेगा, कैसे होता है। हमारे देश में जो 3 चीज है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका या प्रशासनिका। तो हमारे देश में कानून कैसे बनता है? संसद में कैसे बनता है? पहले अध्यादेश लाते हैं, अध्यादेश लाते हैं पहले। अध्यादेश कब लाते हैं? कैसे अध्यादेश आपको बताया नहीं क्या है? इसको बंद करिए।